राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था लखनपुर। उसमें गंगाधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 5 मोहरें थी, इसीलिए वह बाहर जाकर व्यापार करना चाहता था। व्यापार के इरादे से एक दिन गंगाधर अपने गांव से चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुंचा तो वहां उसे एक साधु बाबा मिले। अब दोनों उस रास्ते से जाने लगे, लेकिन ना तो साधु बाबा कुछ बात कर रहे थे और ना ही गंगाधर कुछ बोल रहा था। कुछ दूर तक दोनों शांत मन से चलते रहे, लेकिन अब गंगाधर को वो सूनापन खलने लगा। उसने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, कोई कहानी सुना दीजिए, ऐसे तो रास्ता कठिन होता जा रहा है। साधु बाबा ने कहा, बेटा, कहानी तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन मैं एक कहानी की एक मोहर लूंगा। गंगाधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपको एक मोहर दे देता हूँ। आप मुझे एक कहानी सुना दीजिए, लेकिन कहानी ऐसी सुनाइएगा जो सच्ची हो। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सच्ची ही कहानी सुनाऊंगा। अब गंगाधर ने एक मोहर निकाली और उन साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा बोले, देखो बेटा, हमें कभी भी दूसरे के धन पर गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए। दूसरे के धन को हमेशा मिट्टी के बराबर ही समझना चाहिए। कभी भी उसे पाने के लालच में गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इतना कहकर साधु बाबा चुप हो गए। गंगाधर ने कहा, बाबा, ये तो प्रवचन है, कहानी तो नहीं है। बाबा बोले, मेरी कहानी यही थी, तुम्हें सुननी हो तो सुनो, नहीं तो रहने दो। अब गंगाधर ने कहा, ठीक है बाबा, अब आप आगे सुनाइए। लेकिन बाबा कहाँ बोलने वाले थे, वह बोले, मेरी कहानी पूरी हो गई बेटा। अगर तुम्हें दूसरी कहानी सुननी है तो मुझे दूसरी मोहर देनी पड़ेगी। अब गंगाधर का रास्ता कटना कठिन हो रहा था। उसने सोचा, प्रवचन मेरे काम ही तो आएगा, कोई बात नहीं, एक मोहर और दे देता हूँ और दूसरी कहानी सुन लेता हूँ। अब उसने एक मोहर और उन साधु बाबा को दी और उनसे दूसरी कहानी सुनने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, कभी भी दूसरे के राज को किसी और के ऊपर नहीं खोलना चाहिए, इससे हम खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए राज को हमेशा राज ही रहने देना चाहिए। इतना कहकर साधु बाबा फिर से चुप हो गए। गंगाधर ने कहा, अरे बाबा, आपने तो फिर से एक प्रवचन दे दिया, ये कहानी तो नहीं थी। बाबा ने फिर से वही कहा, बेटा, यही सच्ची कहानी है जो हमारे जीवन में काम आती है। अब तो गंगाधर के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा, चाहे मेरी सारी मोहरें लग जाएं, लेकिन मैं बाबा से प्रवचन तो सुनता ही रहूँगा। अब उसने अपनी जो बची हुई 3 मोहरें थी वो भी बाबा को दे दी और उनसे प्रवचन सुनने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, अगर हम कभी भी किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हों और उसी समय हमें कोई प्यार से अपने पास बुलाकर बिठाए तो हमें उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए और उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, चाहे वह कार्य कितना भी जरूरी क्यों ना हो, चाहे हमें कितनों का ही नुकसान हो जाए, लेकिन हमें उनकी बात सुनकर ही आगे जाना चाहिए। गंगाधर ने ये तीनों प्रवचन अपने दिमाग में उतार लिए थे। तब वह साधु बाबा बोले, बेटा, इन प्रवचनों को कभी मत भूलना, ये जिंदगी में काम आने वाली चीज़ है और तुम्हारे भी जिंदगी में आगे काम आएगी। चलते चलते काफ़ी समय हो गया था तो साधु बाबा का घर आ चुका था। अब तो गंगाधर भी चलता चलता
एक राज्य में पहुंच गया। गंगाधर के पास अब कोई मोहर नहीं बची थी जिससे वह व्यापार कर सके। इसीलिए सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, कौन मुझे काम देगा। बस यही सोचता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़का चला आ रहा है। उसने उससे पूछा, अरे भाई, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? इतना सुनते ही वह लड़का बोला, जिसका नाम चंदन था। वह बोला, अरे भाई, मैं राजा साहब के यहाँ अस्तबल में काम करता हूँ। घोड़ों की देखभाल करने का मेरा कार्य है, लेकिन मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। मैं उसे देखने के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, लेकिन राजा साहब बोल रहे हैं कि अगर तुम 1 महीने के लिए अपनी जगह किसी और को रखवा कर जाओ तो मैं तुम्हें घर भेजूंगा, नहीं तो नहीं। अगर तुम 1 महीने के लिए घोड़ों की देखभाल कर सको तो मैं तुम्हें नौकरी पर लगवा देता हूँ। गंगाधर ने सोचा, यहाँ पर बिना काम के घूमने से अच्छा है कि मैं 1 महीने के लिए नौकरी कर लूँ। उससे कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे और मैं फिर कोई व्यापार कर लूँगा। यही सोचकर वह चंदन से हाँ बोल देता है और उसके साथ राज दरबार में चला जाता है। चंदन राजा साहब से गंगाधर को मिलवा देता है और कहता है, राजा साहब, आप 1 महीने के लिए इसे घोड़ों की देखभाल के लिए रख सकते हैं। मैं क्या अब 1 महीने की छुट्टी ले सकता हूँ? राजा ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस इसे काम धंधा अच्छे से समझा देना और ध्यान रहे कि मेरे घोड़ों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी सज़ा मैं इसे नहीं तुम्हें दूंगा। चंदन बोला, नहीं महाराज, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब राजा ने उसे काम समझाने के लिए अस्तबल में भिजवा दिया। चंदन ने उसे सुंदर सुंदर घोड़े दिखाए और कहा, देखो गंगाधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे अधिकार में आते हैं। तुम्हें इन्हीं की देखभाल करनी है। अच्छे से खाना पीना, इन्हें नहलाना धुलाना, सब कुछ तुम्हें ही करना है। ये कहकर फिर वह उसे अपने कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, अब 1 महीने तक तुम इसी में रहोगे। सारी बात गंगाधर को समझाकर चंदन ने अपना जरूरी सामान उठाया और अपने गांव के लिए निकल गया। उधर गंगाधर अब अपने काम में लग गया। उसने घोड़ों को अच्छे से मालिश की, फिर नहलाया धुलाया और अब गंगाधर उन घोड़ों के लिए चने लेने भोजनालय में चला गया। वहाँ पर उसे 4 लोग और मिले जो बाकी घोड़ों की देखभाल करते थे। उन्हीं से उसकी वहाँ पर मुलाकात हो गई। अब सब वहाँ से 20-20 किलो चने लेकर अपने अपने अस्तबल में आ गए। गंगाधर ने उन चनों को भिगोया, फिर कूटा और फिर प्रत्येक घोड़े को अच्छे से खिला दिया। उसके बाद गंगाधर का कार्य जल्दी समाप्त हो गया था, इसीलिए वह उन बाकी लोगों के पास गप्पे लड़ाने के उद्देश्य से चला गया। लेकिन जब गंगाधर उनके पास पहुंचा तो देखा वो लोग तो शराब पी रहे थे। ये देखकर गंगाधर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया जो तुम नशा करने बैठ गए? वे लोग बोले, हाँ भाई, हमारा कार्य तो कभी का समाप्त हो गया, तभी तो हम नशा कर रहे हैं। भला इतनी मजाल कि हम बिना कार्य समाप्त किए नशा कर सके। गंगाधर ने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ काफ़ी सारे चने रखे हुए थे। वह बोला, लेकिन तुम्हारे तो बहुत सारे चने भी बिना कुटे रखे हैं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा काम समाप्त हो गया? वे चारों लोग बोले, अरे भाई, वो चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं, बाजार में बेचने के लिए रखे हैं। हम 5 किलो चने रोज़ घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी बचे 15 किलो चने बाजार बेच देते हैं। उससे जो आमदनी होती है उससे हम अपने दारू पानी का खर्चा चलाते हैं।
तुम्हें यहाँ चंदन ने रखवाया है, इसीलिए हमने तुम्हें ये बात बता दी। ये बात किसी और को मत बताना। गंगाधर बोला, लेकिन ये तो तुम राजा के साथ बेईमानी करते हो, उसके साथ धोखा करते हो, ये सब सही नहीं है। चारों कहने लगे, इसमें क्या धोखा और क्या बेईमानी, हमें तो अपना गुजारा करना ही है। अब गंगाधर थोड़ी देर बाद वहाँ से जाकर अपने कमरे में लेट गया और सोचने लगा कि कल से मैं भी यही सब किया करूँगा, इससे मेरे पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें उन बाबा की वह कही हुई बात याद आ गई कि कभी भी किसी के धन पर गलत निगाह मत डालना, उसे मिट्टी के ढेले के समान समझना और दूसरे के हक को कभी मत मारना। उसने तुरंत ही ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया और वह ईमानदारी से रोज़ 20 किलो चने भिगोता, उन्हें कूटता और घोड़ों को खिलाता, अच्छे से उनकी देखभाल करता। अब तो घोड़े 1 महीने के अंदर ही काफ़ी तंदुरुस्त हो गए थे। सबसे सुंदर गंगाधर के घोड़े नजर आने लगे। उधर राजा ने सेनापति से कहा कि बहुत दिन हो गए घोड़ों को देखे हुए, आज मैं अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। उन्हें आप सूचित कर दो कि आज राजा साहब घोड़ों को देखने आ रहे हैं। अब राजा घोड़ों को देखने चले गए। जैसे ही राजा ने उन बाकी चारों लोगों के घोड़ों को देखा तो वह बिल्कुल ही मरियल सूखे से लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा को क्रोध आ गया कि ये कैसे घोड़े हो गए हैं, क्या मैंने ऐसे ही घोड़े पाले थे? ये तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थे, ये तो बिल्कुल मरियल हो गए हैं, क्या इन्हें खाना पानी अच्छे से नहीं दिया जाता? अब राजा आगे की ओर चलने लगा। तभी उसने गंगाधर के घोड़ों को देखा तो वे तो बड़े ही सुंदर थे, हष्ट पुष्ट लग रहे थे। पूरे अस्तबल में सबसे सुंदर गंगाधर के घोड़े ही लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और बोला, अरे वाह गंगाधर, तुमने तो घोड़ों की बड़े अच्छे से देखभाल की है, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कल तुम मेरे दरबार में आना। अगले दिन गंगाधर दरबार में पहुंच गया। तब राजा ने कहा कि सबको एक ही तरह का खाना दिया जाता है, बाकी घोड़ों को भी 20 किलो चने रोज़ दिए जाते हैं। फिर तुम्हारे घोड़े इतने तंदुरुस्त और सुंदर और बाकी के घोड़े इतने मरियल कैसे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तब गंगाधर ने कहा, महाराज, आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं तभी दूंगा जब बाकी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। राजा ने उन 4 लोगों को भी अपने राज दरबार में बुला लिया। तब गंगाधर ने कहा, राजा साहब, आप जो रोज़ 20 किलो चने घोड़ों को खिलाने के लिए देते हो, मैं तो उन्हें भिगोकर कूटकर उन्हें खिला देता हूँ, लेकिन ये चारों लोग बेईमान हैं। ये सिर्फ 5 किलो चने ही घोड़ों को खिलाते हैं और 20-15 किलो चने खुद बेचकर उनकी दारू पानी पी जाते हैं। ये आपसे गद्दारी करते हैं। राजा ने जब उन चारों लोगों की असलियत जानी तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मैं कल ही तुम चारों के सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तुमने मेरे साथ गद्दारी की, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तब गंगाधर बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन ये इनकी पहली और आखिरी गलती समझकर क्षमा कर दीजिए। आगे से ये आपको कोई भी मौका नहीं देंगे, ये अच्छे से अपना कार्य करेंगे। राजा ने गंगाधर के कहने पर उन लोगों को एक मौका और दे दिया और अब गंगाधर को वहाँ का बड़ा ओहदा सौंप दिया गया, जिसमें गंगाधर को बस ये कार्य करना था कि जो लोग घोड़ों की देखभाल करते थे वे अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं या नहीं, बस ये सब सूचना उसे राजा तक पहुंचानी थी। अब तो गंगाधर की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई और उसे कमरे में एक अच्छा बिस्तर भी दे दिया गया। राजा ने खुश होकर
उसे एक हीरे की अंगूठी भी उपहार में दे दी और वे चारों लोग अब गंगाधर के साथ राजमहल से बाहर आ गए। गंगाधर ने बाहर आकर उन चारों लोगों से कहा, देखो आज मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर आगे से तुमने कोई भी गद्दारी की तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। अब तो चारों कहने लगे, नहीं भाई, हम पूरा ध्यान रखेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अब हम तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। गंगाधर और बाकी लोग अब अपने अपने काम पर लग गए। अब तो वो कोई गद्दारी ना करते, अच्छे से अपना काम करते और घोड़ों की खूब देखभाल करने लगे। अब तो वे घोड़े भी अच्छे खासे दिखने लगे। उधर चंदन भी अब वापस आ चुका था। चंदन ने जब उन लोगों से बात की तो उसे पता चल गया कि यहाँ पर गंगाधर ने क्या क्या किया है। चंदन बोला, तुम चिंता ना करो, इस गंगाधर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये बहुत उछल रहा है, हम फिर से वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। अब चंदन जब अपने कमरे में गया तो कमरा इतना सुंदर तरीके से रखा हुआ था कि वह देखकर हैरान हो गया कि गंगाधर ने तो कमरे को बड़े अच्छे ढंग से रखा है। वह जाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गंगाधर आ गया। गंगाधर चंदन को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे भाई मित्र, तुम कब आए? गंगाधर से चंदन बोला, अभी अभी आया, बस आकर बैठा ही था। गंगाधर ने चंदन के पीछे जो बातें हुई वह सब चंदन को बताई, जिन्हें चंदन पहले से ही जान चुका था। अब दोनों ने खाना खाया और फिर रात को अपने अपने बिस्तर पर सो गए। उधर महल में रात के 12 बजे थे और राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर से उधर घूम रही थी। अब राजकुमारी ने अपने कमरे में एक लकड़ी के पाटे को हटाया और उसके अंदर चली गई। वहाँ एक खुफिया रास्ता था। उस रास्ते से होती होती वह नीचे की ओर आ रही थी। उस रात मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब था। बिजलियाँ कड़कड़ा रही थी। जैसे ही बिजली कड़की तो गंगाधर की आंखें खुल गई। वह बाहर ये देखने के लिए आ गया कि कहीं घोड़े बाहर तो नहीं रह गए। बारिश होने वाली है, कभी घोड़े भीग जाएं। तो वह जब अस्तबल में बाहर चला गया तो उसी कमरे में एक लकड़ी का पाटा हटा और राजकुमारी चंदन के पास आ गई। राजकुमारी ने चंदन को उठाया। चंदन ने जैसे ही राजकुमारी को देखा तो बोला, अरे राजकुमारी, तुम यहाँ कैसे? जल्दी से वापस चली जाओ, गंगाधर यहीं पर है। राजकुमारी बोली, लेकिन गंगाधर तो यहाँ है ही नहीं। तब चंदन ने कहा, ओहो, वो ज़रूर बाहर चला गया होगा, लेकिन वो कभी भी आता होगा, आप यहाँ से चली जाओ। दरअसल बात यह थी कि वह राजकुमारी चंदन से प्रेम करती थी और उसी खुफिया रास्ते से वह रोज़ चंदन से मिला करती थी। अब गंगाधर भी उसी कमरे में रहने लगा था। इस वजह से राजकुमारी उससे मिलने में झिझक रही थी। राजकुमारी बोली, चंदन, तुम चिंता ना करो, इस गंगाधर को तो मैं अपने रास्ते से जल्दी ही हटवा दूंगी। तुम सुबह देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तभी गंगाधर बाहर से आ गया, लेकिन दरवाज़ा बंद था और अंदर किसी स्त्री की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर गंगाधर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा हो गया और उसने जब झांक कर देखा तो अंदर राजकुमारी थी। वह चंदन से बात कर रही थी। अब तो गंगाधर को उस पर बड़ा क्रोध आया कि ये तो राजा साहब की आंखों में धूल झोंक रही है। ये दोनों तो राजा साहब के नाम पर कलंक लगाना चाहते हैं। मैं अभी राजा साहब को इस बात की खबर किए देता हूँ। जैसे ही वह राजमहल की ओर जाने लगा तभी उसे उन साधु बाबा की कही वह बात भी याद आ गई कि कभी भी किसी के राज को दूसरे पर नहीं खोलना चाहिए, इससे हम खुद ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह अब पीछे हट गया
और राजकुमारी का वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर होने पर भी जब राजकुमारी कमरे से बाहर ना आई तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि राजकुमारी तो वहाँ थी ही नहीं। वो चंदन भी आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। गंगाधर समझ गया कि जरूर इस कमरे में कोई खुफिया दरवाज़ा है जिससे राजकुमारी यहाँ आती जाती है। कल चंदन जब यहाँ से चला जाएगा तो मैं उस दरवाजे का पता लगाऊंगा। उधर राजकुमारी अपने कक्ष में पहुँच गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर राजा साहब जाग गए और अपनी बेटी के कक्ष में पहुँच गए। उन्होंने कहा, बेटी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तब राजकुमारी रोते हुए बोली, पिताजी, आपके जो घोड़ों की देखभाल करता है वह गंगाधर, वह मेरे कमरे में आया था, मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और चिल्लाई, तभी वह इस खिड़की से कूदकर भाग गया और जोर जोर से रोने लगी। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसकी ये हिम्मत, लेकिन वह इस महल में आ कैसे गया? तब राजकुमारी ने कहा, आपने जो उसे हीरे की अंगूठी दी थी उसी को दिखाकर यहाँ आ गया होगा। मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप उसकी कल गर्दन धड़ से अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण खो दूंगी। राजा ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरी जान से प्यारी बेटी है। मैं कल ही उस दुष्ट को सजा दे दूंगा, फांसी की सजा करवा दूंगा। राजकुमारी मन ही मन बड़ी खुश हो गई कि मेरा षड्यंत्र काम कर गया। अब तो वह कल हमारे रास्ते से हट ही जाएगा और फिर चंदन और मेरे बीच कोई ना होगा। उधर राजा अपने कक्ष में तो चला गया, लेकिन यही सोच रहा था कि मैं कल गंगाधर को फांसी पर चढ़ा दूंगा। लेकिन फिर सोचने लगा कि कल जब मैं सबके सामने उसे फांसी का हुक्म दूंगा तो सब ये नहीं पूछेंगे कि किस जुर्म की सज़ा इसे दी जा रही है। तब मुझे अपनी बेटी की बात बतानी पड़ेगी और जिससे मेरी बहुत बदनामी होगी। उससे अच्छा है कि मैं उसे चुपचाप मरवा दूं। चुपचाप तो एक ही आदमी मार सकता है, वह है यहाँ का कसाई। मैं उस कसाई के पास सुबह ही जाऊंगा। अब राजा सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही राजा घोड़े पर सवार हो कसाई के पास पहुंच गया और उससे बोला कि तुझे मेरा एक कार्य करना होगा। कल मैं तेरे पास एक आदमी को भेजूंगा, तू उसका सर धड़ से अलग कर देना और इस बात की खबर किसी को कानो कान ना हो। फिर मैं थोड़ी देर बाद एक आदमी को तेरे पास उसका सर लेने भेजूंगा। तब तू उसका सर अच्छे से लपेटकर मेरे महल में भिजवा देना और उसका धड़ कहीं समुद्र में फेंक देना। कसाई कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आप सुबह उस इंसान को भेज देना। अगले ही दिन सुबह सुबह राजा ने गंगाधर को बुलवाया और कहा, गंगाधर, मुझे तुमसे एक बहुत ही आवश्यक कार्य करवाना है। तुम्हें इस नगर के कसाई के पास जाना है और उससे मेरी बहुत ही मूल्यवान वस्तु लेकर आनी है। ध्यान रहे, वह खोलकर नहीं देखनी है और ना ही उस बात का किसी के आगे जिक्र करना है। गंगाधर बोला, महाराज आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अब गंगाधर अपने राजमहल से निकलकर कसाई के घर जाने लगा, लेकिन सोच रहा था ऐसा क्या कार्य है जो राजा साहब चुपके से करवा रहे हैं। लेकिन फिर सोचा, अरे होगा कोई कार्य, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपना कार्य करना है। वह चलता जा रहा था, तभी उसने देखा एक वृक्ष के नीचे कुछ साधु संत बैठे हुए थे और वो चर्चा कर रहे थे। तभी उनमें से एक साधु ने गंगाधर को रोका और कहा,
बेटा आओ थोड़ी देर राम चर्चा में बैठो, यहाँ चर्चा चल रही है। गंगाधर बोला, क्षमा करें महाराज, मैं बैठना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे किसी आवश्यक कार्य से अभी जाना होगा, इसीलिए नहीं बैठ सकता। जैसे ही गंगाधर वहाँ से चलने लगा तो उसे साधु बाबा की वो बात याद आ गई कि कभी भी हम अगर किसी कार्य से बहुत ज़रूरी जा रहे हों और हमें कोई लोग प्यार से अपने पास बैठने के लिए कहें तो हमें उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, भले ही वह कार्य कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। हमें रुककर उन लोगों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। अब तो गंगाधर वहाँ जाकर बैठ गया और उनकी चर्चा सुनने लगा। उन संतों की वाणी में इतनी मिठास थी कि गंगाधर उन्हीं में खो गया और ये भी भूल गया कि उसे कसाई के पास जाना था। उधर चंदन गंगाधर को वहाँ न देखकर परेशान हो गया। वह उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी राजा की नज़र चंदन पर पड़ गई। उसने सोचा कि अब मुझे गंगाधर के सर को मंगवाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होगी। क्यों ना इस चंदन को ही भेज दूँ, ये तो वैसे भी पागल लगता है, ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगा। राजा ने चंदन को बुलवाया और उसे कहा, तुम कसाई के घर चले जाओ और उससे जो मैंने वस्तु मंगवाई है उसे सुरक्षित मेरे पास लेकर आना। खबरदार जो उसे खोलकर भी देखा। चंदन बोला, ठीक है महाराज, मैं आपको लाकर दे दूंगा। और वह तुरंत ही वहाँ से कसाई के घर जाने लगा। चंदन जल्दी ही कसाई के घर पहुँच गया। कसाई को देखकर चंदन बोला, आपसे महाराज ने कुछ लाने के लिए कहा है, वह वस्तु मुझे जल्दी दे दीजिए। अब कसाई ने सोचा कि यह वही व्यक्ति है जिसका सर मुझे काटना है। कसाई ने उसे अंदर कमरे में जाने को कहा तो चंदन कमरे में चला गया। पीछे से कसाई एक बड़ा सा दराता लेकर आ गया और कमरा बंद कर लिया और बोला, जाओ उस अलमारी में जो पोटली रखी है उसे उठा लो। जैसे ही चंदन ने अलमारी खोली और पोटली उठाने लगा, तभी कसाई ने उसके गर्दन पर जोर से वार कर दिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। कसाई ने उसकी गर्दन को एक कपड़े में लपेट दिया अच्छे से और एक पोटली में बंद कर दिया और उस दूसरे इंसान के आने का इंतज़ार करने लगा। उधर गंगाधर चर्चा सुनते सुनते काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। जब चर्चा समाप्त हो गई तो उसे याद आया, अरे मुझे तो राजा साहब के कार्य से कसाई के पास जाना था। अब वह कसाई के घर आ गया और बोला, मुझे राजा साहब ने भेजा है कोई सामान लाने के लिए। कसाई ने उसे वही पोटली दे दी जिसमें चंदन का सर था। अब गंगाधर उसे ले जाकर राजा साहब के पास पहुंच गया। जिस समय गंगाधर राजा के पास पहुंचा, वहां उसकी बेटी भी थी। राजा और राजा की बेटी गंगाधर को जीवित देखकर बड़े हैरान हो गए। पूछने लगे, तुम यहाँ कैसे? तब गंगाधर ने कहा, आपने ही तो मुझे सामान लाने भेजा था। हाँ महाराज, मुझे थोड़ी देर अवश्य हो गई है, लेकिन मैं आपका सामान सही सलामत ले आया हूँ। राजा ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन इस पोटली में क्या है? गंगाधर ने कहा, मालिक आपने मना किया था इसीलिए नहीं देखा, अभी खोलकर दिखा देता हूँ। जैसे ही वह पोटली गंगाधर ने खोली तो उसमें चंदन का कटा हुआ सर रखा था। ये देखकर राजा, राजकुमारी और साथ ही साथ गंगाधर की चीख निकल गई कि ये क्या, तो चंदन का कटा हुआ सर है। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे प्रिय चंदन, तुम कहाँ चले गए? ये क्या हो गया? मेरा पासा उल्टा कैसे पड़ गया? मैंने तो इस गंगाधर को मरवाने के लिए ये सब किया था और मेरे प्रेम को ही उस कसाई ने मार दिया।
वह ये सब विलाप करके जोर जोर से चंदन के सिर के सामने रो रही थी। ये सब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी चंदन के लिए इतना क्यों रो रही है। अब वे सारी बात समझ गए कि राजकुमारी ने मुझसे झूठ कहा है। अब तो राजा ने तलवार निकाली और राजकुमारी से सारी बात उगलवाई। तब राजकुमारी ने डर के मारे सारी बात राजा को बता दी कि पिताजी, मैं चंदन से प्रेम करती थी। गंगाधर को फंसाने के लिए ही हमने ये सब किया था, जिससे ये हमारे रास्ते का कांटा ना बने और हम इसे मरवा दें। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मैं एक निर्दोष की जान लेने वाला था। ये तो भला हो भगवान का कि उसने दोषी को ही सजा दे दी और गंगाधर को कुछ ना हुआ। तभी राजकुमारी ने एक चाकू निकाला और अपने पेट में घुसेड़ लिया और वह रोते रोते बोली, पिताजी, मुझे क्षमा कर देना, मेरे पापों की यही सज़ा थी। मैंने आपसे झूठ बोला और एक निर्दोष की जान लेनी चाहिए, उसकी सज़ा मुझे भगवान ने दे दी। अब मैं भी अपने प्यार के पास जा रही हूँ। राजा को अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी प्यारी पुत्री को खो दिया था और उसने एक निर्दोष की हत्या करवाने को सोचा था, इसीलिए उसने अब संन्यास लेने की ठान ली। उसने सभी सभासदों के सामने गंगाधर को अपना राज्य का राजा बना दिया और खुद संन्यास ले लिया। अब तो गंगाधर वहाँ का राजा बन चुका था और अच्छे से वह राजपाट चलाने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब अच्छे कार्य करते हैं और किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं करते तो भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।